स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन गैस। इसके पहले वाला वीडियो जो पार्ट 1 वो देख लिए थे, है ना, तो वो पीछे वाला नहीं रहेगा तो आगे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोग इसमें ये सेकेंड पार्ट है ग्रुप 15 का, ये नाइट्रोजन गैस है ना। नाइट्रोजन को हम लोग गैस जब कहते हैं तो तब N2 होगा, नाइट्रोजन कहने पर N, और N2 जब लिखते हैं तो या तो डाई नाइट्रोजन कहेंगे या इसको नाइट्रोजन नाइट्रोजन गैस कह दिए मतलब N2 हो गया, और डाई नाइट्रोजन कहे तो और क्लियर हुआ N2। इसका प्रिपरेशन, नाइट्रोजन गैस को कैसे हम लोग प्रिपेयर करेंगे, तो सबसे पहला मेथड है लैब मेथड, यानी लेबोरेटरी में हम लोग कैसे बनाएंगे नाइट्रोजन गैस। ठीक है, तो ये है NH4NO2, इसको हम लोग कहते हैं क्या, अमोनियम नाइट्राइट। ये अमोनियम नाइट्राइट, इसको जब हीट करते हैं, हीट करने पर क्या होगा, देखिए एक नाइट्रोजन और एक नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन N2 बनकर निकल गया, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, ये मिलकर 2 H2O बनाकर निकल गया। तो और ये नाइट्रोजन गैस हो गया, तो गैस का ये सिंबल देते हैं, ये गैस बना। यहाँ होता क्या है, इसमें एक कन्फ्यूजन होता है, अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि इसमें से कौन किसको हीट करेंगे नाइट्रोजन गैस देगा। तो एक ये है और एक होता है ये NH4NO3, इसको हम लोग कहते हैं अमोनियम नाइट्रेट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अमोनियम नाइट्रेट। NO3 जब होता है तो वो नाइट्रेट होता है, और NO2 होता है तो नाइट्राइट होता है। ठीक है, और जब इसको, तो अक्सर कन्फ्यूजन होता है कि दोनों में कौन देगा N2, लेकिन यहाँ पर इसको अगर हीट करेंगे तो ये N2 नहीं देगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 के रेशियो में ही नहीं है, तो ये तो वाटर बनकर निकलेगा नहीं। तो यहाँ क्या होगा, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन को ये H2O ऐसे निकल जाएगा, तो बाकी 1 ऑक्सीजन बच गया और 2 नाइट्रोजन, तो ये क्या बनाएगा, N2O बनाएगा। तो ये ध्यान रखना है, अमोनियम नाइट्रेट को हीट करेंगे तो N2O नाइट्रस ऑक्साइड गैस बनता है, इसी को लाफिंग गैस कहते हैं, N2O। ठीक है, इसको अगर हम लोग स्मेल करेंगे, वो अगर आएगा, अगर सांस लिए तो एक हिस्टीरिक इफेक्ट होता है साइकोलॉजिकल, और आपका फेस हंसने जैसा हो जाएगा, तो इसको सूंघने पर हंसी आती है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, लाफिंग गैस कहते हैं। ठीक है, तो अमोनियम नाइट्रेट को हीट करेंगे तो क्या बनेगा, N2O लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड, इसको हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड, या एक और नाम डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। 2 नाइट्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। और अमोनियम नाइट्राइट को हीट करेंगे, यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन बिल्कुल 2:1 के रेशियो में है, तो ये वाटर बन के निकाल लिया, तो बचा 2 नाइट्रोजन N2। ये याद रखने के लिए कि अमोनियम नाइट्राइट को हीट करेंगे तो नाइट्रोजन गैस, अमोनियम नाइट्रेट को हीट करेंगे तो N2O नाइट्रस ऑक्साइड गैस बनेगा। ठीक है, अब ये बनाते कैसे हैं, ये हम लोग जो NH4NO2 किस तरह से बनाते हैं, तो ये एक हम लोग ले सकते हैं NaNO2 या KNO2 और NH4Cl, ये अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट और NaNO2, इन दोनों को अगर एक साथ मिलाकर रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, ये NH4NO2 ऐसे हो गया और NaCl, तो NaCl अलग निकल गया और फिर NH4NO2 वहाँ चला गया। तो अमोनियम नाइट्राइट कैसे बनाया जाता है, NaNO2 और NH4Cl के बीच रिएक्शन कराकर अमोनियम नाइट्राइट बनाते हैं, और उस अमोनियम नाइट्राइट को हीट करके नाइट्रोजन गैस तैयार किया जाता है। ये लैब मेथड, ये एक है। दूसरा मेथड क्या है, अमोनियम डाइक्रोमेट। ठीक है, तो अमोनियम डाइक्रोमेट जो होता है ये ऑरेंज सॉलिड होता है,
ऑरेंज कलर का सॉलिड है, और इस सॉलिड को जब हीट करते हैं तो नाइट्रोजन गैस बनेगा। ये वाटर हीट करेंगे तो वेपर ही बन जाएगा, और Cr2O3 का ग्रीन ये कंपाउंड, ग्रीन कलर का ये कंपाउंड बनेगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछता है कि एक ऑरेंज सॉलिड है, उसको हीट करते हैं तो एक कलरलेस और अडरलेस गैस बनता है, साथ में एक ग्रीन कलर का कंपाउंड बनता है। बताइए वो ऑरेंज सॉलिड कौन सा है? तो हो जाएगा अमोनियम डाइक्रोमेट। ठीक है, तो ये जो अमोनियम डाइक्रोमेट ये भी कैसे बनेगा? उसी तरह से NH4Cl और K2Cr2O7 पोटासियम डाइक्रोमेट, इन दोनों को अगर हीट करें हम लोग तो क्या हो जाएगा? इन दोनों का रिएक्शन करेंगे, ये 2 मोल यहाँ से KCl अलग हो जाएगा और NH4Cr2O7 ही बना देगा। ठीक है, तो इस तरह से अमोनियम डाइक्रोमेट का ये सोर्स है। इस रिएक्शन का एक खास नाम है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? वोल्केनिक रिएक्शन। वोल्केनिक रिएक्शन, वोल्केनो समझते हैं ना, ज्वालामुखी, तो वोल्केनिक रिएक्शन। वोल्केनिक रिएक्शन क्यों? आप लोग जो स्कूल में जो 9-10 क्लास में या उससे पहले प्रोजेक्ट वर्क होता है ना, प्रोजेक्ट में देखिए बच्चा सब साइंस एग्जीबिशन में वो क्या बनाता है, वो ज्वालामुखी का मॉडल बनाता है ना, तो उसमें क्या होगा, एक ऐसे मान लीजिए एक ऐसे सरफेस है, वो कार्डबोर्ड है और इसमें इस तरह का कुछ मटेरियल, अलग अलग मटेरियल पहाड़ के शेप का बना देंगे, और यहाँ पर थोड़ा सा बीच में ये डीप ऐसे इसको हम लोग यहाँ गड्ढा करके इस तरह से हम लोग ऐसे, और इसके अंदर यहाँ पूरा भर देंगे क्या? अमोनियम डाइक्रोमेट। और यहाँ पर जो पटाखा में पलीता टाइप का नहीं होता है निकला हुआ, जिसे हम लोग आग लगाते हैं, उस टाइप का यहाँ से निकला हुआ रहता है, वो मैग्नीशियम का रिबन होता है, मैग्नीशियम का फीता होता है। तो यहाँ आग लगा देंगे तो ये इसके अंदर तक रहेगा, ये एकदम नीचे तक इसमें, तो ये आग जलते हुए नीचे जाएगा, तो ये जो अमोनियम डाइक्रोमेट आग जलने से गर्म होगा वो टूट करके वहाँ से, और गैस है तो गैस तेज़ी से निकलेगा, तो वहाँ से क्या होगा? तेज़ी से बाहर निकलेगा। जैसे अनार होता है ना, वो इसी टाइप का कंडीशन है, अनार जो बनता है उसी टाइप का इसके अंदर वो वोल्केनो के टाइप का उससे निकलता रहेगा। इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या है? वोल्केनिक रिएक्शन। ठीक है, तो वोल्केनो का मॉडल बनाने में तो ये क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम का रिबन होता है और इसके अंदर क्या भरा हुआ रहता है? वही NH4 और Cr2O7 अमोनियम डाइक्रोमेट ऑरेंज सॉलिड यहाँ भर दिया जाता है, मैग्नीशियम का फीता रहेगा, उसमें आग लगा देंगे, जलते हुए अंदर जाएगा और वहाँ से तेज़ी से वो निकलेगा ज्वालामुखी जैसा, इसलिए इसको हम लोग वोल्केनिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये दोनों मेथड था, ये मेथड था लैब मेथड, यानी लेबोरेटरी में बनाने के लिए। लैब में क्या होता है, लैब में कोई चीज़ को अगर बनाते हैं तो लैब में बनाने के लिए क्या होता है, वो अल्प मात्रा में बनाना होता है। लेबोरेटरी में गैस जार छोटा ही होता है, कंटेनर, तो जब कम अमाउंट में बनाना है तो वो लैब मेथड हुआ। तो लैब मेथड में अल्प मात्रा में, और जब नाइट्रोजन को ज़्यादा परिमाण में बनाना होगा तो उसको हम लोग कहते हैं इंडस्ट्रियल मेथड, या उसको हम लोग क्या कहते हैं, या तो इंडस्ट्रियल मेथड या कमर्शियल मेथड, या कहेंगे मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर मतलब बृहद पैमाने पे, ज़्यादा पैमाने पे किसी चीज़ को बनाना। ठीक है, तो यहाँ अब दूसरा है बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ एजाइड्स। एजाइड, एजाइड क्या होता है? एजाइड हम लोग लेते हैं N3-, ये एजाइड आयन, वो पहला पार्ट पे हम बताए हुए भी हैं, इसका ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इस पे माइनस, ये माइनस और यहाँ पे प्लस। फर्स्ट जो वीडियो में है उस पे ये चर्चा किया हुआ है एजाइड। तो सोडियम एजाइड या बेरियम एजाइड को जब हीट करते हैं तो यहाँ से क्या मिलता है? नाइट्रोजन गैस। और ये जो नाइट्रोजन होगा ना, यहाँ पर ये नाइट्रोजन ये
प्यूरेस्ट फॉर्म, ये प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन होता है। इसलिए अगर आपको एग्जाम में पूछे कि प्यूरेस्ट नाइट्रोजन यानी प्योर नाइट्रोजन गैस प्राप्त करने का कौन सा तरीका है, नीचे 4 रिएक्शन दे दिया, कहेगा इसमें से कौन सा मेथड हमें प्योर नाइट्रोजन देगा, तो क्या होगा, एजाइड। ठीक है, सोडियम एजाइड या बेरियम एजाइड। जैसे एक बार एग्जाम में पूछा है कि प्योर हाइड्रोजन बनाने का कौन सा तरीका है, तो प्योर हाइड्रोजन यूएनओ मेथड, एल्युमिनियम और NaOH के बीच रिएक्शन कराकर प्योर हाइड्रोजन, या वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस से प्योर हाइड्रोजन तैयार किया जाता है। ये 2 मेथड है। तो प्योर नाइट्रोजन बनाने का क्या मेथड है, एजाइड को हीट करेंगे, सोडियम एजाइड या बेरियम एजाइड हीट करेंगे, तो हीट करने पर मेटल अलग हो जाएगा और नाइट्रोजन गैस निकलेगा। इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग यूज है, जो गाड़ी होता है ना, जो 4 व्हीलर, वो उसमें जब चलते हैं तो जो थोड़ा हायर इन टॉप मॉडल वाला जो गाड़ी होता है, उस गाड़ी में जैसे कभी सामने से धक्का लगा तो जो ड्राइवर बैठता है या सामने का जो ड्राइवर के बगल वाले सीट पे जो बैठते हैं, तो अचानक रुकेगा तो वो तो शीशा से बाहर निकल सकता है, या ड्राइवर को जो सामने स्टीयरिंग है चोट लग सकता है, और यही चोट लगने से जनरली ड्राइवर का डेथ होता है। तो क्या होता है, जो एक SRS बैग होता है ना, वो ऐसा है कि गाड़ी अगर धक्का लगा जोर से, तो धक्का लगे अपने आप वहाँ से एक बैलून निकल आता है ना, एक बैलून निकल आएगा बैग जैसा, है ना, और उसमें हवा भरा हुआ रहेगा, यही नाइट्रोजन, क्योंकि उसमें रहता है ये एजाइड। तो जब जोर से धक्का लगा तो टेम्परेचर हाई होगा, वहाँ कोलिजन से वो तुरंत वो टूट करके नाइट्रोजन बाहर, बैलून तुरंत बाहर निकल आएगा फुल करके। तो क्या होगा, यहाँ बैलून आ जाएगा, तो बीच में हवा है तो उसको चोट नहीं लगेगा, है ना। और एक सीट बेल्ट होता है, सीट बेल्ट देखिएगा, सीट बेल्ट को धीरे धीरे खींचिएगा तो निकलेगा, अचानक जोर से झटका मार के खींचिए वो नहीं निकलेगा, उसका बनावट ही ऐसा होता है, धीरे धीरे खींचिएगा तो बड़ा होगा, अचानक जोर से निकालिएगा वो फंस जाएगा, क्योंकि धक्का जो लगता है तो अचानक लगता है, तो अचानक वो आगे की तरफ जाएगा, तो अचानक झटका लगेगा, वो सीट बेल्ट वहाँ से निकलेगा ही नहीं, मतलब आपको सीट के साथ बांधे रखेगा, वो आगे बढ़ने ही नहीं देगा, और साथ में जो भी थोड़ा बहुत आगे आए तो वो बैलून आपको प्रोटेक्ट कर देगा। तो इसीलिए तो वहाँ जो सेफ्टी बैग होता है कार में, उसमें यही एजाइड रहता है, सोडियम एजाइड और बेरियम एजाइड। तो इसका 2 यूज हुआ, एक तो SRS बैग में हुआ, और इसका हम लोग, इसमें इम्पॉर्टेंट बात क्या हुआ कि इस मेथड से हम लोग को प्योर नाइट्रोजन गैस मिलता है। ठीक है, इसके बाद है तीसरा कमर्शियल मेथड। कमर्शियल मतलब यानी कि ज़्यादा पैमाने में। नाइट्रोजन क्या होता है ना, बहुत इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है। नाइट्रोजन एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। देखिए किस सेंस में, नाइट्रोजन हम लोग का जो बॉडी में जितना भी मसल्स है, मांसपेशी है, ये बहुत सारे एंजाइम्स हैं, वो सब किसका होता है, प्रोटीन का बना होता है। शरीर के लिए जानते हैं प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक छोटा बच्चा को अगर प्रोटीन नहीं मिले, कैल्शियम प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिले तो ग्रोथ नहीं होगा। तो प्रोटीन चाहिए, और प्रोटीन अमाइनो एसिड से बनता है। अमाइनो एसिड में नाइट्रोजन चाहिए, तो बिना नाइट्रोजन के प्रोटीन अमाइनो एसिड बनेगा नहीं, अमाइनो एसिड के बिना प्रोटीन बनेगा नहीं, तो हम लोग को प्रोटीन मिलेगा नहीं। तो दिक्कत क्या है कि नाइट्रोजन तो एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट है, 78%। जो हवा है, एयर है, 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन, तो 99 हो गया, बाकी 1% में सारा आता है। ठीक है, तो
है क्या, इतना ज़्यादा परिमाण में नाइट्रोजन है, लेकिन हम लोगों में ये काबिलियत ही नहीं, ये क्षमता ही नहीं, ये गुण ही नहीं है कि हम लोग नाइट्रोजन को डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से यूज कर लें और प्रोटीन बना लें। ये नहीं कर सकते हम लोग। ये क्या होता है, पेड़ पौधा में विशेष करके दलहन जाति के पौधे, लेग्यूमिनस प्लांट्स, यानी दलहन जाति का जितना भी पौधा है, उसके जड़ में क्या होता है, उसके जड़ में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। वो क्या करता है, वायुमंडल से नाइट्रोजन को डायरेक्ट एब्जॉर्ब करेगा और उसको कंपाउंड में कन्वर्ट करेगा, और तब वो प्लांट में स्टोर होगा अमोनियम सॉल्ट के रूप में। वहाँ से फिर हम लोग, हमारे बॉडी में आएगा एज ए फूड, प्लांट से हम लोग लेंगे, तब हमारे बॉडी में नाइट्रोजन कंपाउंड के रूप में आया। तो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को कंपाउंड में बदलने का प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। तो इसीलिए नाइट्रोजन को पेड़ पौधा को अलग अलग फॉर्म में दिया जाता है। दलहन जाति वाला तो डायरेक्ट नाइट्रोजन को ले लिया, लेकिन सारे प्लांट नहीं ले सकते, तो क्या करते हैं हम लोग, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, है ना, CAN, ठीक है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, कैन कहते हैं उसको, CAN, ऐसे बहुत सारा क्या होता है, ये उर्वरक, फर्टिलाइजर के रूप में खेत में जब लोग डालते हैं, वहाँ डिकम्पोज करके अमोनिया बनता है और अमोनिया प्लांट एब्जॉर्ब करता है, वहाँ से फिर हम लोग के बॉडी में आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए नाइट्रोजन एक यूजफुल कंपाउंड है ना, यूजफुल एलिमेंट है N2, ठीक है। और नाइट्रोजन का और भी बहुत सारा यूज है। लिक्विड नाइट्रोजन क्रायोजेनिक सब्सटेंस होता है। क्रायोजेनिक सब्सटेंस किसको कहते हैं, क्रायोस का मतलब होता है कोल्ड, जेनिक का मतलब प्रोड्यूसर, काफ़ी ठंडा उत्पन्न करेगा। क्रायोजेनिक सब्सटेंस वो काफ़ी वो टेम्परेचर को घटा देता है ना। एक मूवी देखे होंगे, राइजिंग ऑफ मशीन, वो टर्मिनेटर, हॉलीवुड मूवी है, अगर नहीं देखे होंगे तो उसका मतलब बहुत लोग ये पसंद करते हैं हॉलीवुड मूवी देखना। तो उसमें एक जगह दिखाता है कि जो विलेन है वो मरकरी का बना हुआ है, मरकरी है ना, पारा लिक्विड होता है, और जो हीरो है वो कंप्यूटराइज है, वो मशीन है एक्चुअली, पूरे बॉडी में पूरा कंप्यूटर ही है, वो मतलब कंप्यूटराइज वो है, लेकिन विलेन ज़्यादा ताकतवर है। मरकरी का है, उसको गोली मार रहा है, भाला मार रहा है, कट रहा है, फिर लिक्विड है, जुट जा रहा है ना, गोली मार रहा है, छेद हो गया, फिर लिक्विड फिर मिल गया, तो वो बन जा रहा है, उसको डिस्ट्रॉय ही नहीं कर पाता है। तो वो दोहराते हुए क्या करता है कि उसका जो ये जो एक्टर जो मेन है, जो कंप्यूटराइज, उसको भगाते हुए मतलब अपना पीछा करवाते हुए एक जगह पे, एक गैरेज से, एक कारखाने से होकर गुजरता है। तो वहाँ बगल में देखता है लिक्विड नाइट्रोजन का टैंक है, उसमें गोली मारा, नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन निकला, वो इतना ठंडा कर दिया कि जब वो फैल गया, उससे होकर वो दौड़ने लगा तो मरकरी क्या हो गया, जम गया, सॉलिड बन गया। अब सॉलिड बन गया तो उसका पैर तो मुड़ेगा नहीं, तो दौड़ नहीं पा रहा है, वो चल ही नहीं पा रहा है, तो कड़ा हो गया। फिर उसको गोली मारा, चकनाचूर हो गया, टूट करके बिखर गया, है ना, वो भाग गया, जिसको बचाना था लेके बचा लिया। अब उसके बाद फिर बाद में दिखाता है क्या कि बाद में फिर वहाँ भट्टी एक ऑन किया गया, कारखाना था तो भट्टी जब जलाया गया तो टेम्परेचर बढ़ा, तो फिर वो टेम्परेचर बढ़ा, मरकरी जो जम गया था वो फिर पिघल गया, फिर मरकरी जाके जमा होकर के फिर वो आदमी बन गया। ठीक है, तो नाइट्रोजन, जो लिक्विड नाइट्रोजन जो होता है, वो हम एक एग्जाम्पल समझाने के लिए बताए कि लिक्विड नाइट्रोजन जो क्या होता है, वो बहुत ठंडा उत्पन्न करता है। इसलिए जो फूड है ना, भोजन, आइसक्रीम, ये सब का जो स्टोर करके रखने में जो वहाँ बैक्टीरिया नष्ट नहीं करे, उसके लिए लिक्विड नाइट्रोजन में उसको रखा जा सकता है। ठीक है, उस जगह। तो इसलिए तो एक होता है क्रायो सर्जरी।
क्रायो सर्जरी का मतलब ये नहीं कि ऐसा सर्जरी जिसमें पेशेंट क्राई करे, रोए, ऐसा नहीं। क्रायो सर्जरी, क्रायो मतलब ठंडा। क्या होता है, जो आँख में नहीं, वो मोतियाबिंद का ऑपरेशन जो होता है, एक लेयर बन जाता है, वो अब स्किन में भी कुछ अगर है तो उसको क्या करता है, या जो छोटा छोटा दाना जैसा नहीं हो जाता है गर्दन उर्दन में, वो तिल जैसा या छोटा छोटा दाना, तो वो क्या करता है, एक निडल से वहाँ पर लिक्विड नाइट्रोजन डाल देगा। तो लिक्विड नाइट्रोजन इतना ठंडा है कि वहाँ का सेल उस ठंडा से डेड हो जाएगा, मर जाएगा, और अपने आप वो झरकर गिर जाता है। तो स्किन लेजन या वो आँख का जो वो कैटरैक्ट का जो ऑपरेशन होता है, ये सब में लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल होता है, जिसमें कोई औजार, कोई चीर फाड़ नहीं होता, कोई औजार का इस्तेमाल नहीं होता, उसको कहते हैं क्रायो सर्जरी। तो वहाँ पर लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसलिए नाइट्रोजन कमर्शियली बहुत इम्पॉर्टेंट एक एलिमेंट है, इसीलिए इसको कमर्शियल स्केल पे बनाना है। तो ज़्यादा अमाउंट पे बनाना है तो नाइट्रोजन ज़्यादा अमाउंट में तो एयर में ही है, इसलिए एयर से ही बनाना होगा। तो एयर में क्या होता है, 78% क्या होता है, N2, और प्लस कितना, 21% क्या होता है, O2, और बाकी 1% में सारा आएगा। तो ये जो एयर है, इसको हम लोग हाई प्रेशर और टेम्परेचर को कम करेंगे, प्रेशर को बढ़ाएंगे। तो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे एयर को ले जाएंगे तो वो लिक्विफाई हो जाएगा, लिक्विड एयर बनाया। अब लिक्विड एयर का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, ये जानते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऐसे समझिए कि मान लीजिए पानी में हमने चीनी घुला दिया, पानी में चीनी घुला हुआ है। अब उस मिक्सचर से पानी को अलग करना है, चीनी को अलग करना है, क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो गर्म करेंगे तो चीनी तो वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, पानी वेपर में कन्वर्ट होगा। गर्म करेंगे, पानी वेपर बनकर निकल गया, उसको हम एक केटली जैसा कंटेनर जो होता है ना, ढक दिया जाए, साइड से पाइप निकला हुआ है, वहाँ से रबर का पाइप निकाल दिए और उसको गर्म किए तो वेपर चला गया। उसको दूसरे कंटेनर में वेपर को जमा किए और उस कंटेनर को हम बर्फ़ में रख दिए, तो वहाँ तो पानी जा कर के ठंडा होके वाटर वेपर पानी बन गया और चीनी तो इधर ही रह गया। तो चीनी अलग हो गया, पानी अलग हो गया। इस प्रोसेस को कहते हैं डिस्टिलेशन, इसको कहेंगे डिस्टिलेशन, जिसमें एक वोलेटाइल नहीं है, एक वेपर में कन्वर्ट नहीं कर रहा है और एक वेपर में कन्वर्ट कर रहा है, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में बहुत का अंतर है। लेकिन एक होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जब दो लिक्विड है, दोनों वेपर में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट में 10 डिग्री 20 डिग्री 10 मतलब 25 डिग्री सेल्सियस तक का डिफरेंस हो तो चलेगा, ठीक है। तो देखिए नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट 77.2, ऑक्सीजन का कितना 90, तो कितना का डिफरेंस हो गया, हम लोग ये कह सकते हैं कि 13 यानी 12.8 का डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस कम का है, इसलिए यहाँ क्या होता है, एक ख़ास तरह का ऐसा फ्लास्क होता है इस टाइप से, और यहाँ इसको ऐसे बनाना नहीं है, हम समझाने के, ऐसे इस पर लगा हुआ रहता है, ठीक है। ये एक्चुअली रहता है क्या, यहाँ पर तो सीधा ऐसे रहेगा और उसको अलग से ऊपर में सेट कर दिया जाता है। इसको फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, और लंबा होता है। तो क्या होगा कि यहाँ जब गर्म करेंगे मिक्सचर को लेकर, तो टेम्परेचर एकदम थर्मामीटर से मेंटेन रखना होगा, टेम्परेचर ज़्यादा गर्म नहीं हो, नहीं तो दोनों निकल जाएगा ना। तो ये क्या होगा, वेपर बनकर निकलेगा। अगर हम लोग फिर भी थोड़ा बहुत टेम्परेचर इधर उधर होता है तो जो निकलेगा, ये भी पहले तो नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो नाइट्रोजन निकलेगा, ऑक्सीजन भी वेपर बनेगा, लेकिन ये इतना लंबा होता है कि ऊपर जाते जाते और इसमें ठोकर लगते लगते वो धीरे धीरे क्या है, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते फिर लिक्विड बन के ऑक्सीजन नीचे आ जाएगा और नाइट्रोजन
आगे चला जाएगा। तो इस घटना को कहेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है? जब दो लिक्विड हो, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में 25 डिग्री सेल्सियस तक, उससे ज़्यादा नहीं, उतना तक का डिफरेंस हो, तो दोनों को अलग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले हम लोग क्या किए? एयर को हाई प्रेशर, यहाँ पर क्या लेंगे हम लोग? हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, इस पर हम लोग एयर को लिक्विड में कन्वर्ट कर दिए, तो लिक्विड एयर बना, और उस लिक्विड एयर का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो इस टेम्परेचर पे नाइट्रोजन अलग हो जाएगा। तो नाइट्रोजन अगर हम मान लेते हैं इसको 80 केल्विन तक ही हम लोग हीट करें, 80 केल्विन तक हम लोग रहने दें, हीट तो करना उसको कहेंगे नहीं, ठंडा है, लेकिन टेम्परेचर हम ले गए कहाँ तक? 80 केल्विन तक। तो ये तो वेपर बन जाएगा, लेकिन ये बनेगा, ये तो 90 पे बनेगा, तो ऑक्सीजन कंटेनर में ही रह जाएगा, नाइट्रोजन गैस बन करके दूसरी जगह चला गया। ठीक है। अब है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ NH3 विथ NaOCl, इसको हम लोग, इसका नाम है, ये NaOCl का नाम हम यहाँ लिख देते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, सोडियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं। तो सोडियम हाइपोक्लोराइड ये बना। अब क्या होगा? यहाँ पर ये NH3 और NaOCl, सोडियम हाइपोक्लोराइड, ClO है ना, अभी JEE एडवांस में क्वेश्चन पूछा हुआ है ClO पर, इस पर JEE एडवांस में। तो ClO एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत ही अच्छा। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या करेगा? NH3 को पहले ये NaOCl, इस NH3 को देखिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं NH3 को कि N और यहाँ पर H और H ऐसे लिख सकते हैं, ना अमोनिया को। और यहाँ क्या होगा? ये यहाँ से अलग हो गया, क्या हो गया? NaOH। अब बचा इधर NH2 और उधर Cl, NH2, इसका नाम है क्लोरामीन, क्लोरामीन। ठीक है, क्लोरामीन। और ये क्लोरामीन का फिर वो जो बना, अमोनिया तो ज़्यादा अमाउंट में लेंगे, तो वो जैसे बना फिर अमोनिया से रिएक्ट किया, अमोनिया से रिएक्ट करके ये बनाता है, इसको हम लोग कहते हैं हाइड्राजीन। हाइड्राजीन बना और अमोनियम क्लोराइड। और ये जो हाइड्राजीन बना, फिर ये हाइड्राजीन क्लोरामीन से फिर से रिएक्ट करेगा और N2 और NH4Cl बना देगा। तो अब इसको अगर हम लोग यहाँ पर ऐसे पूरा इक्वेशन को जोड़िए तो देखिए क्या होगा। यहाँ पर ये और ये तो कट जाएगा, कटेगा, और देखिए NH2Cl इधर 1 है, यहाँ 2 है, कितना हो गया? 3। तो उधर भी तो 3 होना चाहिए ना, तो इसको क्या करेंगे? सबको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ भी 3 हो जाएगा, यहाँ भी 3 हो जाएगा, यहाँ भी 3 हो जाएगा, यहाँ भी 3 हो जाएगा। अब ये 3, इसका 1, इसका 2 कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या इधर? यही ना, 3 NH3 इधर 2, कितना हो गया? 5 NH3 प्लस क्या हो जाएगा? 3 NaOCl हो जाएगा। और अब इधर क्या बचा? इधर तो 3 NaOH, फिर ये तो कट ही गया, N2 होगा, और इधर 2 NH4Cl, इधर 1, कितना हो जाएगा? 3 NH4Cl। तो ये ओवरऑल रिएक्शन हुआ और अमोनिया के ऑक्सीडेशन से क्या बना? नाइट्रोजन गैस ये बना। लेकिन अगर एक जिलेटिन या ग्लू होता है ना, गम, गोंद, जिलेटिन की अगर थोड़ा सा इसमें मिला दिया जाए तो क्या होगा? ये वाला रिएक्शन नहीं होता है, ये रिएक्शन स्लो हो जाएगा, और ये रिएक्शन होगा ही नहीं, तब नाइट्रोजन नहीं बनेगा। रिएक्शन कहाँ तक रुक जाएगा? हाइड्रोजन तक।
ग्लू या जिलेटिन लेंगे तो हाइड्रोजन तक रुक जाएगा, नहीं लेंगे सीधा क्या नाइट्रोजन बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? ये प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। देखिए नाइट्रोजन गैस जो होता है इसका कोई कलर नहीं होता, कलर होता तो एयर में 78% नाइट्रोजन, तो एयर का भी तो कलर होता, इसलिए कोई कलर नहीं है। अडरलेस मतलब गंधहीन, गंध नहीं है, कोई स्वाद नहीं होता है नाइट्रोजन का, और ये नॉन टॉक्सिक है, मतलब टॉक्सिक मतलब जहरीला या नशीला, तो ये नॉन टॉक्सिक, ना जहरीला है ना नशीला है। ठीक है, ऐसा गैस है। नाइट्रोजन में होता है क्या, N2 जो मॉलिक्यूल लेंगे उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, और नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होने का मतलब है 3 बॉन्ड अगर है तो इसका बॉन्ड एनर्जी बहुत हाई है, ये नॉन पोलर है और बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा है, 3 बॉन्ड है। इसीलिए क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी हाई होने के वजह से ये क्या होगा, ये बहुत कम रिएक्टिव है, जल्दी टूटेगा ही नहीं, एटॉमिक स्टेट में आएगा ही नहीं, तो टूटेगा तब तो रिएक्शन करेगा। इसलिए नॉर्मल कंडीशन में नाइट्रोजन जो होता है रिएक्टिव नहीं होता, इसलिए नॉर्मल कंडीशन में नाइट्रोजन को हम लोग इनर्ट गैस की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, इनर्ट गैस है ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, और लास्ट में जो नया डिस्कवरी हुआ है ओगेनेशन, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन एंड ओगेनेशन, ये सभी नोबल गैस है। और नाइट्रोजन नोबल गैस नहीं है, लेकिन ये ट्रिपल बॉन्ड की वजह से बॉन्ड एनर्जी हाई है, इसलिए नॉर्मल कंडीशन में ये जल्दी किसी से रिएक्शन करेगा ही नहीं, इसीलिए इसको हम लोग इनर्ट गैस की तरह ट्रीट करते हैं। इसलिए नाइट्रोजन का पुराना नाम जो होता है ना एजॉट है, एजॉट। ठीक है, ये जेड है, AZOTE, एजॉट। एजॉट का मतलब होता है निष्क्रिय। एक्चुअली क्या था ना, लेवोजियर सबसे पहले एयर के बारे में, एयर का कंपोजिशन लेवोजियर पता किए थे। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, मरकरी एक कंटेनर में लेकर के एक बेल जार के अंदर एयर को रख करके उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। तो क्या हुआ कि उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, दो मरकरी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, एयर में जो बचा हुआ नाइट्रोजन, और उस नाइट्रोजन के वातावरण में एक चूहा को ले जाया गया और रख दिया गया, तो ज़्यादा देर तक चूहा जिंदा नहीं रह पाया, वो सफोकेशन से मर गया। इसीलिए नाइट्रोजन को निष्क्रिय गैस, और निष्क्रिय का ही ये ग्रीक वर्ड क्या होता है, एजॉट। इसलिए नाइट्रोजन के कंपाउंड में अक्सर आपको एजॉट वाला झलक मिलेगा, हाइड्राजोइक एसिड, एजोइक एसिड, एजा, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो नाइट्रोजन के लिए अक्सर एजा टर्म जहाँ भी देख लिए, AZA मतलब समझ जाना है वहाँ नाइट्रोजन है। ठीक है, इसलिए एजॉट इसलिए रखा गया नाम। तो ये कलरलेस, अडरलेस, टेस्टलेस और नॉन टॉक्सिक गैस है, और ट्रिपल बॉन्ड की वजह से बॉन्ड एनर्जी हाई है, इसलिए नॉर्मल कंडीशन में ये रिएक्ट नहीं करेगा, नॉर्मल कंडीशन में ये इनर्ट गैस की तरह ट्रीट होगा। अब ये मेटल के साथ नाइट्रोजन का रिएक्शन, तो नॉर्मल कंडीशन में तो रिएक्शन होगा नहीं, ये जब हीट करते हैं तो हीट करेंगे मेटल को, तो लिथियम एल्कली मेटल, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सेजियम और फ्रांसियम, एल्कली मेटल में केवल लिथियम ही नाइट्रोजन से रिएक्ट करता है, बाकी और यहाँ जो सोडियम होगा, पोटासियम होगा, ये रुबिडियम होगा, सेजियम और फ्रांसियम तो रेडियो एक्टिव है, इसमें से कोई भी नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, केवल लिथियम रिएक्शन करता है और लिथियम नाइट्राइड बनाता है। ये लिथियम का एक एबनॉर्मल कैरेक्टर हो गया, एल्कली मेटल से डिफरेंट। मैग्नीशियम
नाइट्रोजन के साथ मैग्नीशियम को हीट करेंगे तो मैग्नीशियम नाइट्राइड बनेगा। एल्युमिनियम को नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एल्युमिनियम नाइट्राइड बनेगा। लेकिन एल्कली मेटल में केवल लिथियम रिएक्ट करेगा नाइट्रोजन से, और बाकी सारा एल्कलाइन अर्थ मेटल नाइट्रोजन से रिएक्ट करेगा। और इसका एक सबसे, ये जो है, जितने भी नाइट्राइड होते हैं, ये याद रखना है, जितने भी नाइट्राइड हैं, इस नाइट्राइड को अगर वाटर से रिएक्शन कराएंगे, वाटर के द्वारा तोड़ेंगे, तो इससे क्या बनता है? अमोनिया गैस बनता है। ठीक है, अमोनिया गैस बनेगा और ये मेटल का हाइड्रोक्साइड बनेगा। मेटल का हाइड्रोक्साइड। एक्स क्यों लिए? मेटल का वैलेंसी 1 होगा तो x1, मेटल अगर का वैलेंसी 2 है तो 2, मेटल का वैलेंसी 3 है तो 3। जैसे अगर लिथियम है तो LiOH बनेगा, अगर मैग्नीशियम है तो LiOH, ये MgOH2 बनेगा, और अगर एल्युमिनियम है तो AlOH3 बनेगा। ठीक है, और अमोनिया गैस बनेगा। और अमोनिया गैस में काफ़ी खराब गंध होता है ना, और उस गंध से वो पहचाना जाता है। अमोनिया का गंध कैसा है? कभी जो हेयर होता है ना, कभी अगर कोई हेयर देखिए अगर जल गया तो जलने के बाद कैसा खराब गंध आता है, वो जो गंध है वो अमोनिया का है, क्योंकि बाल में प्रोटीन है, और प्रोटीन अमीनो एसिड बताए थे कि वो जब जलेगा तो अमोनिया गैस देगा। उसके बाद कोई जानवर जो मर जाता है नहीं सड़क पे, कभी कुत्ता उत्ता गाड़ी में दब के मर जाता है, तो वो देखिएगा कुछ दिन रहते वो अगल बगल काफ़ी ख़राब स्मेल आता है। क्यों स्मेल आता है? उसका जो मसल्स है, मांसपेशी है, बैक्टीरिया के द्वारा उसका डिकम्पोजिशन होता है, सड़ने लगता है। तो सड़ता है तो वहाँ वो तो मसल्स क्या है? प्रोटीन है। प्रोटीन एमिनो एसिड का बना है, और एमिनो एसिड टूट करके क्या बनता है? अमोनिया। जो गैस बना वो गैस फैल जाता है, उसके वजह से स्मेल आता है। ठीक है, तो किसी भी चीज़ से अगर स्मेल आ रहा है मतलब समझ जाइए वहाँ से कोई ना कोई गैस निकल रहा है। अगर गैस नहीं निकल रहा है मतलब वो वोलेटाइल अगर नहीं है तो कोई स्मेल नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जितने भी मेटल नाइट्रोजन से, जो भी मेटल नाइट्रोजन से रिएक्ट करके नाइट्राइड बनेगा, सारे मेटल नाइट्राइड वाटर से हाइड्रोलिसिस के द्वारा क्या बनाएगा? अमोनिया गैस बनेगा और मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या है? रिएक्शन विथ नॉन मेटल। वो मेटल के साथ हुआ, अब नॉन मेटल के साथ रिएक्शन। नॉन मेटल में जैसे नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे टेम्परेचर 700 केल्विन लगभग, इसमें 273 माइनस कीजिएगा तो डिग्री सेल्सियस में आएगा, और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ये रिएक्शन कराते हैं। होता तो ये रिवर्सिबल है, लेकिन इतना टेम्परेचर और प्रेशर पे कराएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा और अमोनिया बनेगा। और साथ ही साथ यहाँ कैटलिस्ट के रूप में आयरन होता है, और फिर उसके एक्शन को बढ़ाने के लिए मॉलिब्डेनम का चूर्ण साथ में लिया जाता है। ठीक है, मॉलिब्डेनम का चूर्ण, इसके साथ अगर रिएक्शन हम लोग कराते हैं, है ना, इसमें अगर रिएक्शन होगा तो ये अमोनिया बनेगा। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा? अमोनिया गैस। इस प्रोसेस को हेवर्स प्रोसेस कहते हैं, हेवर्स प्रोसेस। हालांकि इसके बाद अमोनिया ही पढ़ना है, वहाँ इसको फिर दोबारा पढ़ेंगे। तो हेवर्स प्रोसेस के द्वारा अमोनिया बनाया जाता है, और ये जो अमोनिया, इसी का उपयोग उर्वरक फर्टिलाइज़र बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो देखिए फिर ये तो इनर्ट है, और देखिए एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। अगर नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन कर जाता तो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रहता क्या? क्योंकि ऑक्सीजन कम है, नाइट्रोजन ज़्यादा है, तो जितना भी ऑक्सीजन है नाइट्रोजन से रिएक्ट कर जाता, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रहता ही नहीं। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में दोनों रिएक्शन करता ही नहीं है।
ठीक है, ये रिएक्शन नहीं करता, इसलिए यहाँ पर लगभग 2000 से 3000 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। और मतलब ये टेम्परेचर कब आता है, जो दो तार अगर लेकर के ऐसे सटाएंगे तो स्पार्क होता है ना, चिंगारी निकलता है, तो वहाँ टेम्परेचर लगभग इतना पहुँच जाता है। तो उस टेम्परेचर पे ये रिएक्शन करेगा और क्या बनाता है, NO। और फिर ये NO क्या करेगा, फिर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके NO2 गैस बनाएगा। ये ब्राउन कलर का गैस होता है, ब्राउन है ना, गैस होता है। तो और फिर ये NO2 से हम लोग HNO3 बनाते हैं, है ना, वो बर्कलेन-आइडे प्रोसेस कहलाता है। आगे पढ़ेंगे हम लोग इसी चैप्टर में। बर्कलेन-आइडे प्रोसेस से हम लोग नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, यही रिएक्शन बेसिस है। तो जब बादल गरजता है, जो नहीं बिजली चमकता है ना, बिजली चमकने से, वो तो इस बार बहुत पॉपुलर भी रहा बिजली का चमकना, कितने लोग मारे गए। तो वो जो बिजली, जब दो बादल वो सटते हैं, तो बादल का जो सटना होता है वहाँ से स्पार्क होता है। ये भी पढ़िएगा सरफेस केमिस्ट्री में। सरफेस बादल जो होता है कोलॉइड है, और चार्ज्ड कोलॉइड है, ठीक है, चार्ज्ड होता है। और जब बादल ऐसे, ये भी चार्ज्ड, ये भी चार्ज्ड, और हवा बहने से बादल ऐसे जाएगा और टकराएगा, तो जहाँ अगर टकराएगा उसी जगह स्पार्क होगा, इसलिए वो बिजली चमकती है। तो बादल, उसमें आर्टिफिशियल रेन होता है, एक कृत्रिम बारिश। क्या करता है, वो हेलीकॉप्टर से ऊपर जाता है और बादल के ऊपर चला जाएगा। वहाँ जैसे अगर बादल नेगेटिव चार्ज है तो ऊपर से डस्ट छोड़ेगा, डस्ट पॉजिटिव चार्ज डस्ट छोड़ेगा, तो बादल पे गिरेगा, तो बादल नेगेटिव और डस्ट पॉजिटिव न्यूट्रल हो गया। जैसे न्यूट्रल हो गया, वो ड्रॉप दो आपस में जुट करके धीरे धीरे ड्रॉप बड़ा हो गया और पानी में कन्वर्ट हो गया, वहाँ से नीचे गिरता है, बारिश होती है। तो इसको कहते हैं आर्टिफिशियल रेन, ठीक है। तो यहाँ पर जो बादल, वो जो ऐसे टकराते हैं, स्पार्किंग होता है, उस स्पार्किंग में नाइट्रोजन ऑक्सीजन रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, NO। और NO से क्या बनेगा, NO से NO2, और NO2 वाटर में मिलेगा। तो NO2 में अगर यहाँ वाटर मिल जाए H2O, तो ये बनाता है HNO2 प्लस HNO3, ठीक है। ये नाइट्रस एसिड और ये नाइट्रिक एसिड बनता है, ठीक है। ये जो यहाँ एसिड बना, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, जो पानी, जैसे ऊपर से बारिश हो रही है, तो बारिश हो रही है, वो तो एकदम प्योर वाटर होता है, डिस्टिल वाटर। तो वो जब बारिश होगी और वहाँ पर, और एटमॉस्फेयर में अगर बिजली वो चमका है, तो बिजली चमकने से ये तो बना ही होगा, तो ऊपर से पानी गिरेगा, NO2 के साथ मिलके बनाएगा एसिड, तो वो वाटर कैसा हो जाएगा, स्लाइटली एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। तो एसिडिक हो जाएगा। इसलिए जो पूछा जाता है, एक बार एग्जाम में पूछा है कि रेन वाटर का pH कितना है, तो रेन वाटर का pH 5.6 होता है, 5.6, क्योंकि होना तो चाहिए प्योर वाटर, तो pH 7, लेकिन जब ऊपर से गिरेगा तो एयर से होकर गुजरेगा, उसमें ये है, तो उससे मिल करके क्या बनाएगा, एसिड। तो इसलिए एक बार बहुत पहले ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा है कि जो एक नॉर्मल रेन वाटर है और बादल के गरज के साथ बारिश हो रही है, एक ऐसे कोई बिजली नहीं चमकना है, ऐसे नॉर्मल रेन हो रहा है, उस पानी को एक कंटेनर में कलेक्ट किए और एक गरज के साथ बारिश हो रही है, उस पानी को कलेक्ट किए, और दोनों में से किसका pH ज़्यादा होगा, तो नॉर्मल रेन वाटर का ज़्यादा होगा, क्योंकि गरज के साथ जब बारिश होगी तो वहाँ NO2 बनेगा, तो वाटर कैसा हो जाएगा, एसिडिक। और जब गरज नहीं हो रहा है, बादल गरज नहीं रहा है, तो वहाँ तो NO2 बनेगा नहीं, तो वहाँ तो कोई एसिड बनेगा नहीं, तो वहाँ वाटर न्यूट्रल यानी pH 7 हो सकता है। और जब गरज के साथ बारिश होगी तो
वहाँ pH 7 से कम हो जाएगा, एसिडिक है ना। इस पर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, आया समझ में। यही चीज़ होता है। और इसमें वेल्डिंग करते हुए देखे हैं, वेल्डिंग जो ग्रिल उरिल बनाता है ना, तो लोहा का ये करके देखिएगा, एक एल्युमिनियम का रॉड ऐसे सटाता है, चिंगारी निकलता है, और वहाँ वो होता है रॉड एल्युमिनियम का, सटाएगा चिंगारी बनेगा, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड में होता है, हीट प्रोड्यूस होता है, उस हीट से लोहा पिघल जाता है, ठीक है। तो वो जो पिघलता है, तो पिघल के दोनों मिल जाता है, तो वहाँ देखिएगा गौर से, जहाँ चिंगारी निकलता है उसके बाद वह ब्राउन धुआं निकलेगा, ब्राउन धुआं निकलेगा। तो पूछेगा वो कौन सा गैस है, तो वो गैस NO2 गैस है। और देखिएगा कभी ट्रांसफार्मर में कहीं बिजली वो तार से सटने से स्पार्क हो रहा है, तो वहाँ देखिएगा एकदम ब्राउन धुआं निकलता है। तो ब्राउन जो धुआं निकलता है वो किसके वजह से, वहाँ भी स्पार्किंग हुआ, तो एटमॉस्फेयर में तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, रिएक्ट करके क्या बना देगा, NO2 बना देगा, इस वजह से वो स्पार्किंग होता है। इसमें पूछा गया है कि ट्राम होता है कोलकाता में, ट्राम है ना, वो ये इधर और इंडिया में, मतलब कोलकाता में हम देखे हैं ट्राम, मतलब रोड के बीचों बीच में रेलवे ट्रैक है और 2 डब्बा होता है ना, 2 ही डब्बा, और वो सबसे सस्ता वहाँ का ट्रैवल है। मतलब आप बस से जाइए, हम लोग जैसे जब कोलकाता में थे तो ट्राम से जाते थे, 97-98 की बात है, जब वहाँ हम पढ़ाते थे, तो वहाँ पर था कि वो ट्राम में जाते थे तो मात्र 50 पैसा वो किराया था, और जो टैक्सी से लगभग 50 रुपया लगेगा, और ट्राम से 50 पैसा में वहाँ पहुँचा देता था, बहुत सस्ता। तो वो क्या होता है, 2 ट्रेन जैसा ही होता है, और ज़्यादा स्पीडली नहीं चलता है, और उसके पीछे एक पेंटोग्राफ होता है ऐसे, और वो जा कर के बिजली के तार से सट जाता है, तार से एनर्जी लेता है, जो इलेक्ट्रिक ट्रेन होता है ना, इंजन उसी टाइप का ऐसे रहेगा, तार से सटेगा, तो जहाँ 2 तार जॉइंट होता है वहाँ से जब जाता है तो वहाँ स्पार्किंग होता है, तो स्पार्किंग होता है तो वहाँ भी ब्राउन फ्यूम्स निकलता है। तो क्वेश्चन ये था कि वो ब्राउन फ्यूम किसका है, तो किसका होगा, NO2 का होगा। आ गया समझ में। तो कहीं भी स्पार्किंग होगा और ब्राउन फ्यूम निकल रहा है, तो समझ जाइए वो किसका है, NO2 है, ठीक है, ये समझ गए। रिएक्शन विथ एल्यूमिना एंड कोक, एल्यूमिना किसको कहते हैं, Al2O3 को एल्यूमिना, एल्युमिनियम ऑक्साइड को ही एल्यूमिना कहते हैं, और इसको कार्बन के साथ नाइट्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन, कार्बन यही जो है यही कोक है, कोक एक्चुअली कार्बन ही होता है, और नाइट्रोजन से 1000 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मली जब भी नाइट्रोजन से रिएक्शन करना होगा तो टेम्परेचर हाई ही होगा। तो रिएक्शन होता है एल्युमिनियम नाइट्राइड और CO, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। और ये बताए थे कि यहाँ वाटर अगर लेंगे तो क्या बनेगा, AlOH3, और कौन सा गैस, अमोनिया गैस। जितने भी नाइट्राइड है वाटर से क्या बनाएगा, अमोनिया गैस बनाएगा। रिएक्शन विथ कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड ये है CaC2, कैल्शियम और कार्बन मिलके कैल्शियम कार्बाइड बना। कैल्शियम कार्बाइड को अगर नाइट्रोजन के साथ हीट करेंगे तो ये क्या बनाएगा, CaCN2। देखिए ये ब्रैकेट में नहीं है, एक होता है CaCN2, ये कैल्शियम साइनाइड कहते हैं, ये साइनाइड है, लेकिन इसका नाम है कैल्शियम साइनामाइड, ये साइनामाइड, कैल्शियम साइनामाइड। तो कैल्शियम साइनामाइड जो होता है और ये कार्बन, इन दोनों के मिक्सचर को हम लोग कहते हैं, इसका नाम है नाइट्रोलिम। क्या कहते हैं,
नाइट्रोलिम, ये पूछा जाता है अक्सर कि नाइट्रोलिम है क्या। तो नाइट्रोलिम क्या है? CaCN2 प्लस कार्बन का मिक्सचर, ये क्या हो जाएगा? नाइट्रोलिम। ये एक उर्वरक, फर्टिलाइजर है। होता है क्या है, मतलब इस रूप में उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसको खेत में छींट दिया गया, तो खेत में जनरली देखिएगा कि जब खेत में जो खाद छीटा जाता है तो या तो जैसे कल पानी, एक इरिगेशन होता है ना, सिंचाई, पानी पटाया जाता है, तो पानी पटाने से एक दिन पहले छीट दिया जाता है ना। तो जब वो खाद छीट दिया गया और उसके बाद पानी पटा दिया गया, तो पानी है और ये रिएक्शन कर जाएगा, रिएक्शन करके CaCO3 लाइमस्टोन बनाएगा और नाइट्रोजन का कंपाउंड, तो लाइम नाइट्रो का कंपाउंड, दोनों मिला के नाइट्रोलिम, इसलिए इसका नाम नाइट्रोलिम। ये किस रूप में यूज होता है? फर्टिलाइजर, उर्वरक के रूप में, खाद के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट, ये नाइट्रोलिम के बारे में अक्सर पूछा जाता है कि नाइट्रोलिम होता क्या है, ठीक है, इसका यूज क्या है। तो नाइट्रोजन का यूज़ अमोनिया मैन्युफैक्चर करने में हेवर विधि द्वारा बताया ना, अमोनिया का मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद क्या होगा, कैल्शियम साइनामाइड बनाने में, उसके बाद इनर्ट एटमॉस्फेयर उत्पन्न करने में। इनर्ट एटमॉस्फेयर क्या होता है? वो जो लेज, कुरकुरे, चिप्स का जो पैकेट होता है, देखिएगा वो फुला हुआ रहता है ना, पूरा फुला हुआ रहता है। उसमें क्या होता है? गैस भरा हुआ होता है, वो गैस नाइट्रोजन ही है, एकदम बिल्कुल इनर्ट मीडियम है, कोई वहाँ बैक्टीरिया कुछ भी जीवित नहीं रह सकता। तो वो क्या हो जाएगा? वो वहाँ पर फूड प्रिजर्व रहता है। अगर कहीं लीक हो गया, पिचक गया, तो कभी भी अगर कुरकुरे, चिप्स ये सब खाते हैं तो पिचका हुआ पैकेट नहीं खरीदिए, क्योंकि इसका मतलब वो निकल चुका है, तो वहाँ फंगस अंदर लग सकता है और वो फिर हानिकारक हो जाएगा, हानि करेगा। इसलिए तो वो जो इनर्ट एटमॉस्फेयर उत्पन्न करता है वो किसके वजह से? नाइट्रोजन की वजह से। और हम बताए थे कि लिक्विड नाइट्रोजन काफ़ी ठंडा होता है, तो रेफ्रिजरेंट, फूड को प्रिजर्व करने में इसका इस्तेमाल होता है। और क्रायो सर्जरी भी हम बताए थे, है ना, क्रायो सर्जरी, इसमें नाइट्रोजन का ये यूज़ हो गया, ठीक है।